सो हाय गाइस, आदर्श है। आज के इस वीडियो में यार हम लोग राजस्थान के सरजमी पे और जयपुर की गोद में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज जो कि बसा है, उस कॉलेज का नाम है LNMIIT जयपुर। उस कॉलेज के ऊपर हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं। और इस कॉलेज की बात सबसे खास ये है यार कि यहाँ की प्लेसमेंट बड़ी ही शानदार है। इसके प्रोज और कॉन्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, कटऑफ्स के ऊपर बात करेंगे, फीस के ऊपर बात करेंगे, क्या आपको इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी ही चीजों के ऊपर बात करेंगे। हालांकि इसके ऊपर यार मैंने वीडियो 2 साल पहले बनाया था, बट वो वीडियो थोड़ी आउटडेटेड हो गई थी। उसको 60-70 हजार लोगों ने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करेंगे और प्यार पहुंचाएंगे। और जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर से जरूर लेके आऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात यार ये कि ये कॉलेज जो है हमारा वो PPP फॉर्मेट में बना हुआ है। ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्मेट में ये बना हुआ है। ESTD की अगर मैं बात करूं इस कॉलेज का, तो वो है हमारा 2002। तो ये कॉलेज यार फुल्ली प्राइवेट नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट भी नहीं है, PPP मॉडल पे ये कॉलेज हमारा बना है। ESTD 2002 है हमारा। रैंकिंग की अगर बात करूं तो रैंकिंग यार इसका आपको स्लाइड बिट नीचे नजर आएगा, लेकिन जितना रैंक इसका है, जैसे मतलब कि अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है हमारी 194। और डेफिनेटली यार ये कॉलेज 194 से तो कई ज्यादा डिजर्व करता है, मतलब और अच्छा इसकी रैंकिंग होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये कॉलेज में नंबर ऑफ कोर्सेज काफी कम ऑफर किए जाते हैं और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह के ऊपर ना थोड़ा सा कम, मतलब अगर आप टॉप के NITs देख लो, IITs देख लो, ट्रिपल IITs देख लो, या टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लो, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे उसके हिसाब से इस कॉलेज में उसके हिसाब से थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसकी NIRF रैंकिंग बहुत ही ज्यादा नीचे। कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे BTech, MTech, BTech प्लस MTech की इंटीग्रेटेड कोर्सेज, MSc, MS, PhD वगैरह सारी चीजें ऑफर की जाती है। बीटेक की अगर मैं बात करूं तो बीटेक में आप लोगों को 4 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। पहला हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तीसरा हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और चौथा है हमारा CCE। तो ये 4 कोर्सेज आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कौन सी ब्रांच की मतलब प्रायोरिटी रहनी चाहिए, वो आगे चलते हुए मैं आप लोगों को बता दूंगा। एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो बीटेक के लिए मैं बात करता हूं और बाकी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अगर मैं बीटेक के लिए बात करूं तो यहाँ पे 4 तरीके से आप लोगों को एडमिशन मिलता है। पहला आपका रेगुलर मोड जो कि JEE मेंस के थ्रू मिलता है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यार कि इसकी डेट्स शायद अब खत्म होने वाली है। 15 या 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट है इस साल, मतलब 2021 के लिए। तो आप लोग इसको अप्लाई कर देना, तभी आपको JEE मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन मिल पाएगी। अन्यथा फिर अगर आप डेट मिस कर देते हो तो आप लोगों को एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा डासा मोड जो कि NRI मतलब बाहर में जो बच्चे रहते हैं उनको इसमें एडमिशन मिलती है। तीसरा हमारा डायरेक्ट मोड है जो कि अगर आप बोर्ड टॉपर होते हैं, सपोज आप CBSE टॉपर बन गए, बिहार बोर्ड टॉपर बन गए, इन दैट केस आप लोगों को एडमिशन मिलती है। और चौथा है आपका लैटरल एंट्री, जिसमें 3rd सेमेस्टर में आप लोगों को एडमिशन मिलता है। फर्स्ट ईयर के बाद 3rd सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर आप किसी और कॉलेज से करते हो और 3rd सेमेस्टर में आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके फीस और स्कॉलरशिप और कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले ना नंबर ऑफ सीट्स देख लो कि कितने नंबर ऑफ सीट्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे करके आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली यार इस कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और ज़्यादा इन द सेंस कि अगर आप NITs से कंपेयर कर लेते हो या फिर ट्रिपल IITs की तो आजकल फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी गई है ना, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा फीस तो है, लेकिन उतनी नहीं है जितना आपसे VIT चार्ज करते हैं या फिर MIT चार्ज करती है या फिर थापड़ चार्ज करती है, तो वो ज़्यादा चार्ज करती है। इसकी आप लोग देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखो, सेमेस्टर वाइज कितनी फ़ीस लगती है वो आप लोगों को दिखाया गया है। और मैं कई जगह पढ़ रहा था यार कि इसकी जो फुल फीस है ना वो कहीं बताई नहीं गई है ना। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों को फीस बताया गया है, सेकंड सेमेस्टर का तो फीस बताया गया नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है, मतलब अभी जितना चार्ज कर रहे हैं हो सकता है कि आगे आप लोगों से उससे ज़्यादा चार्ज करें। बाकी फीस स्ट्रक्चर कितनी दिख रही है वो आप लोगों के सामने है। सिमिलरली अगर आप डासा से चूज़ करते हैं, मतलब NRI स्टूडेंट है, तो कितनी लगेगी। हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे दी गई है पर सेमेस्टर, ये जितनी भी फीस है वो पर सेमेस्टर फीस है। तो पर सेमेस्टर फीस आपको कितना लग रहा है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सिमिलरली कितनी कैसे एडमिशन्स आप लोगों को मिलती है और क्या फीस है वो आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि यार ये चैनल बेसिकली बीटेक वाले बच्चों के लिए है, तो मैं जनरली ज़्यादा बातें बीटेक वाले बच्चों के लिए ही करूँगा, और बाकी PhD वगैरह वाले लोगों के लिए मैं सिंपली आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देख सकते हैं। और रही बात यार स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप आप लोगों को रैंक के हिसाब से मिलती है ना। मतलब अगर आपका JEE एडवांस में रैंक यार 5000 तक होगा तो फिर आप लोगों को 35,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को माफ़ होगा। अगर 7500 रैंक तक होगा इन दैट केस आप लोगों को 30,000 पर सेमेस्टर माफ़ होगा। और अगर यार 12,000 रैंक तक होगी तो 25,000। तो कहना ये चाहते हैं यार कि मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दूंगा, यही मतलब है। जिनकी एडवांस क्लियर हो जाएगी यार वो LNMIIT वो क्यों आएंगे, है ना। और उसके बाद भी आप लोगों को क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है भाई साहब कि 9.8 से लेकर 10 CGPA लाना पड़ेगा। ओफ, अब इतना कितने को आता है यार। दूसरी है कि अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम खराब है ना, मतलब थोड़ी सी कम है, इन दैट केस आप लोगों को एक BPL स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये BPL स्कॉलरशिप के लिए भी क्या क्राइटेरिया है उसको देख ले।
और तीसरा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी आप लोगों को दिया गया है, और एक है यहाँ पे स्कॉलरशिप फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज से जो आप लोगों को मिलती है वो स्कॉलरशिप यहाँ पे दी गई है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान रहे यार कि इसके अलावा जैसे कि अगर आपको अपने स्टेट से कोई स्कॉलरशिप मिलती है या फिर अगर आपको नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम से कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो अलग बात है। ये मोटा मोटी तुम मान के चल सकते हो यार कि तुम्हारी जो फीस होगी ना वो 15.5 से लेकर 16.5 लाख के बीच में लगेगी, है ना। अब बाकी स्कॉलरशिप या एक्स्ट्रा कुछ जो फीस वगैरह लगेगी उसके वजह से अगर 25-50 हज़ार का अगर ऊपर नीचे हो जाता है वो एक अलग बात है। तो यार अब हम लोग कट ऑफ्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जनरली यार क्या होता है ना कि कट ऑफ्स यार इस कॉलेज के ऐसे कहीं पे आपको मिलेगी नहीं, है ना। तो मैंने डिफरेंट साइट पे देखा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया नहीं होता है कि कितनी प्लेसमेंट है इस कॉलेज की। तो ये जो भी कट ऑफ्स वगैरह जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी कट ऑफ्स टेंटेटिव कट ऑफ है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें स्लाइट बिट ऑफ चेंजेस हो, ठीक है। तो अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो 96.5 टू 97.5, अब इसमें यार इंक्रीज़ भी हो सकता है, थोड़ा डिक्रीज़ भी हो सकता है। सिमिलरली डिफरेंट ब्रांचेस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, और फिर मैंने यहाँ पे ये 2020 का है, और नीचे मैंने 2018 से पहले या फिर 2018 तक जो कट ऑफ ट्रेन जाती थी उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो मैंने लिखा है। तो पहले यार आप लोगों को मार्क्स मिलता था। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं 2020 की 2019 वगैरह की डेटा देख रहा था, तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ा सा दिमाग में खटका, वो ये चीज़ था कि सपोज देर आर, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली देयर वर 500 स्टूडेंट्स, 500 और 505 स्टूडेंट्स से, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट उसमें से तकरीबन 390 या 400 बच्चों को प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। तो इसका मतलब ये कि यार 100 बच्चे ऐसे थे जो कि एलिजिबल नहीं थे। अब उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, जब लोग प्रोज और कॉन्स के ऊपर बात करेंगे तो वहां इसके ऊपर मैं डिटेल पे भी बात करूंगा, ठीक है। तो 2020 की अगर बात करूं तो हाईएस्ट सैलरी वाज 63 लाख पर एनम, 63 लाख पर एनम। और 2021 की जिसकी प्लेसमेंट अभी तक चल रही है उसकी अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज इज 59 लाख पर एनम। मीडियन सैलरी की बात करूं तो 2020 के लिए इट वाज 10 लाख, 2021 के लिए इट इज 8 लाख। 2020 में 94% प्लेसमेंट थी, 2021 में क्योंकि प्लेसमेंट अभी तक चल रही है, जो प्लेसमेंट परसेंटेज है दैट इज 92%। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यार बच्चे यहाँ के गूगल में हो गया, अमेजॉन पे हो गया, एडोबी भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, विप्रो या फिर उबर हो गया, जोमेटो हो गया, एचएसबीसी, ऐसे बहुत सारे बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं। खैर इसके बारे में तो बात ही नहीं करना। तो जो मैंने प्लेसमेंट आप लोगों को बताया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों को ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगती है, डेफिनेटली नहीं। बहुत सारे बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफर लगता है या फिर ऑफ कैंपस बच्चे बैठते हैं तभी जाके उनको प्लेसमेंट लगता है। दूसरी चीज ये कि अगर मैं 58 लाख या 59 लाख या 63 लाख का जो आप लोगों को सैलरी बता रहा हूँ, 95 टू 98% केसेस में ऐसा होता है जो कि 50 लाख से ज्यादा की सैलरी होती है, वो आप लोगों को इंडिया में सैलरी उतनी नहीं ऑफर की जाती, आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को बाहर में वो पैकेज जनरली लगती है। तो ये मत समझना कि 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख की पैकेज आप लोगों को इंडिया में लगती है। इंडिया में डोमेस्टिक सैलरी इतना जनरली नहीं लगता। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग खास करके अगर लेते हो तो मैं आपको उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं यार तो 100 एकड़ की कैंपस है। डेफिनेटली यार ये जो कैंपस है आपको आप अगर VIT, SRM या MIT के साथ कंपेयर करोगे तो उतनी अच्छी या उतनी ब्यूटीफुल कैंपस तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिस जगह पे ये कॉलेज है तो वहां पे गर्मी बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज से आप परेशान रहोगे, क्योंकि जयपुर में, राजस्थान में हमारा कॉलेज है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ये हम लोगों को सबको पता है। लेकिन जो आप लोगों को हॉस्टल रूम्स वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है उस पर डक्ट प्रोवाइड किया जाता है। डक्ट AC नहीं होता है और वो फैन भी नहीं होता और कूलर भी नहीं होता, उससे अलग होता है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कोटा में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि डक्ट वगैरह लगी रहती है ना, तो ठंडी हवाएं आती है उससे, तो आपके रूम में डक्ट लगा रहता है। और अगर स्पेशल केस में अगर आप ज्यादा फीस देकर रहना चाहते हो तो AC हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो जो मैं 100 एकड़ की कैंपस बता रहा था, तो ऑल्दो तो यार ये बहुत ज्यादा ऐसे जगह पे है जहाँ पे उतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं मौजूद होती है, बट फिर भी कॉलेज को कोशिश किया गया है कि बहुत हरे भरे ढंग से सजाया जाए। और 19 एयर कूल्ड लेक्चर हॉल आप लोगों को मिलते हैं कॉलेज के अंदर, 32 लैबोरेटरीज हैं जो कि वेल इक्विप्ड है। और क्योंकि यार प्राइवेट कॉलेज है और ऊपर से फीस इतनी अच्छी खासी आप लोगों को फीस लेती है, तो क्लासरूम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके ऊपर तो हमेशा ध्यान दिया जाएगा और ये सारी चीजें आप लोगों को टॉप नॉच मिलने वाली है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। 2 सेमिनार हॉल मिल जाता है आप लोगों को फुल्ली AC। और अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो 4 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। और जो बॉयज हॉस्टल में आप लोगों को जो एडमिशन अभी मिलेगी, तो जनरली पहले आप लोगों को 2 सीटर रूम मिलता है, और अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर के बाद से आप लोगों को फिर 1 सीटर रूम मिलता है। तो पहले आप लोगों को एक रूम में 2 जन रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लोगों को एक रूम में 1 जन मिलेगा बाद में। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, क्योंकि एक ही हॉस्टल है और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ जाती है, इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपको 2 सीटर या 4 सीटर रूम मिले। जनरली 4 सीटर गर्ल्स को मिलता है, उसके बाद 2 सीटर रूम आप लोगों को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेस की बात करूं तो 3 कॉमन मेस है यार, है ना। और आप लोगों को 4 टाइम खाना दिया जाता है। नॉनवेज वगैरह का उतना ज्यादा सीन नहीं है कॉलेज में। अगर आप नॉर्थ के कॉलेज ले लो या फिर साउथ में भी कॉलेज में अगर आप जाते हो तो नॉनवेज बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे, है ना। हर 3 दिन में या हर 4 दिन में या फिर सैटरडे और संडे मिलता है। तो यहाँ पे नॉनवेज का उतना ज्यादा सीन नहीं है, तो नॉनवेज लवर को थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि हाँ,
एग ऑमलेट, ये सारी चीजें कभी कभी आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाती है। और स्पेशल केस में और भी सारी चीजें जो है नॉनवेज में, वो भी आप लोगों को, जब स्पेशल केस में मैं बोल रहा हूँ, रूम्स वगैरह मिलने वाली है, वो फुल्ली फर्निश्ड रूम मिलेगी, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को रूम में मिलने वाली है। और आप लोगों के लिए कंपलसरी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप हॉस्टल नहीं ले सकते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, आप लोगों को हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। फेस्ट वगैरह की बात करूं तो जो यहाँ का फेमस जो फेस्ट है वो हमारा विवासिटी है। हालांकि अगर मैं इसकी फेस्ट की बात करूं तो होता ठीक ठाक है यार, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर इसको IIT से कंपेयर करूं, VIT, SRM, MIT, थापड़ से कंपेयर करूं, उतनी अच्छी लेवल पे यहाँ की फेस्ट नहीं होती। हालांकि ये हर साल कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े सुपर स्टार्स को बुला के लेके आए, और वो आते भी हैं यार, लेकिन आप फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि आप VIT, SRM, MIT इन सारे से इसकी फेस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो अलग लेवल पे फेस्ट अपना कराते हैं। फिर LPU की फेस्ट बड़ी शानदार होती है, तो वैसा फेस्ट यहाँ पे नहीं होता। हालांकि यू विल एंजॉय, दैट्स फॉर श्योर। बट अच्छा, इसके बाद में अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करूं तो आप लोगों को 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 लॉन टेनिस कोर्ट, 3 बैडमिंटन कोर्ट्स, 1 फुटबॉल कोर्ट, 1 फुटबॉल ग्राउंड मिलता है और 1 क्रिकेट ग्राउंड आपको मिलता है। इसमें जाके आराम से एंजॉय कर सकते हो। हालांकि ऐसा कहा जाता है इक्विपमेंट्स वगैरह तुमको खुद से ही लाने पड़ते हैं, है ना। एक मैंने कोरा के रिव्यू में पढ़ा था, बाकी अभी की क्या सिचुएशन है आई डोंट, है ना। तो ये हो गई हमारी फेस्ट और स्पोर्ट्स वगैरह की बात। अब हम लोग प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं और क्या हम लोग को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैंने जितनी बातें कही इसी में मैंने सारी चीजों को बार बार बताने की कोशिश की, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो पहला बात यह है कि यहाँ की जो कोडिंग इन्वायरमेंट है यार, बड़ी ही शानदार कोडिंग इन्वायरमेंट है, विदाउट एनी डाउट। और काफी सारे ऐसे बच्चे जो कि GSOC वगैरह क्लियर करते हैं यार इस कॉलेज से, और 2017-18 की अगर आप बात करोगे तो 10-15 बच्चों ने क्लियर किया था, जो कि एक छोटी टास्क नहीं है। इवन बड़े बड़े NIT से इतने बच्चे नहीं कर पाते, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कोडिंग इन्वायरमेंट जब बहुत अच्छी है, तो इन्वायरमेंट कब बनता है? इन्वायरमेंट आपका तब बनता है जब आपका सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप काफी अच्छा होता है, तो वो चीज बड़ी ही अच्छी है। और आपको जो यहाँ की जो एलुमनी नेटवर्क है, बड़ी शानदार एलुमनी नेटवर्क है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क है। हालांकि कॉलेज बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2002 में स्टैब्लिश हुआ है, 2003 से स्टार्ट हुई है कॉलेज, तो 17-18 साल पुराना है। बट इतने ही दिनों में यहाँ की जो एलुमनी नेटवर्क है बड़ी ही शानदार और बड़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क है, ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। और दे विल हेल्प यू इन एवरी मैनर, इस चीज को आप लोग ध्यान के रखें, ठीक है। अच्छा, और गुड पीयर ग्रुप मैंने बताया कि जैसे कि अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यार 96, 97, 95 परसेंटाइल है, और यहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन वाली सिस्टम है नहीं, तो सारे बच्चे एक जैसे बच्चे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा वीक पहुंच गया और एक कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा पहुंच गया, बात समझे। तो पीयर ग्रुप आपको अच्छा मिलेगा और एक साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये एक पॉजिटिव चीज है। कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर काफी अच्छा है यार, काफी सारे बच्चे तुमको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मिलेंगे जो कि स्टार्टअप्स में बिजी हैं। कॉलेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा पुश करता है आपको इन सारी चीजों पे, तो ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको आप लोग लेके चलो। निगेटिव की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज की यार फीस बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है या तो आप एक क्रीम बच्चों को लो, या तो आप थोड़े पीछे वाले बच्चों को लो और फीस ज्यादा लो। दोनों ही चीज अगर करते हैं यार तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। तो फिर आपका ये 2 साल का मेहनत, इतना ज्यादा मेहनत करना, इतने अच्छे रैंक लाना, फिर जाके कॉलेज में इतनी ज्यादा फीस देना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट क्या कर सकते हैं यार। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बोलूं तो लोकेशन वाइज यार, लोकेशन वाइज ये थोड़ा हमारा वेस्ट में जयपुर साइड में है ना, तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर उस हिसाब का नहीं मिल पाएगा। अगर आप दिल्ली रीजन को देखो, बैंगलोर रीजन को देखो, तो वहां पे आपको एक्सपोजर बड़ा ही शानदार मिलता है। अगर आप किसी और चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सपोज अगर आप GRE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उस जगह पे यार आपको फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे उस हिसाब की फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस कॉलेज में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग LNM-IIT में नहीं लेता, है ना। मैं आपके जगह होता तो मैं कोशिश करता कि मैं ड्रॉप लूं, क्योंकि अगर मेरी 94-95 परसेंटाइल आई है, इवन अगर मेरी 93 परसेंटाइल आई है और एक साल में अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो अगले साल में डेफिनेटली 97, 98 या 99 परसेंटाइल लेके आऊंगा, और मुझे किसी NIT में, या फिर अगर मैं और अच्छा पढ़ूंगा तो मुझे IIT में एडमिशन या ट्रिपल IITs में एडमिशन मिलेगी। तो कंप्यूटर साइंस, CC या फिर EC अगर आपको मिल रही है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। अदर देन दैट आप फिर ड्रॉप लेने का सोचें, दैट विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू, है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया मैं NITs के ऊपर इसको क्या ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। देखो यार, पहले आप ट्राई करो कि आपको NITs में टॉप 20 NITs में टॉप 20 NITs आई एम सेइंग कि टॉप 20 NITs में आप लोगों को CSE या IT या EC वगैरह मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर आपको वहां पे मिल जाती है तो डेफिनेटली चूज दैट। अगर वहां पे नहीं मिल पाते, इन दैट केस गो फॉर दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि यहाँ पे फीस आपको ऑलमोस्ट डबल लगती है NITs के हिसाब से, या फिर 3 टाइम्स लगती है आपको NITs के हिसाब से। तो ये सारी चीजों को सोच के जाना है। और कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत शानदार है, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही अच्छा है, ये सब बात तो है ही सही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए